पाठ्य पुस्तक के। चलिए देखते हैं पहला उदाहरण। यहाँ लिखा हुआ है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है और यहाँ पे हमें पूछा गया है इस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, स्रोत की शिखर वोल्टता बतानी है और बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा को ज्ञात करना है। हम यहाँ प्रश्न को देखें तो यहाँ अपने को दिया गया है P 100 वाट और ई आरएमएस दिया हुआ है हमें 220 वोल्ट दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है, ए पार्ट में प्रतिरोध पूछा गया है। हम जानते हैं प्रतिरोध होता है ई आरएमएस का स्क्वायर बटे पी। ई आरएमएस का मान कितना है 220, स्क्वायर कर रहे हो 2 बार लिख दिया बटा 100। 2 जीरो से हमने क्या किया 2 जीरो काट दिया, 22 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 484 ओम आ जाएगा। बी पार्ट में आपसे पूछा गया स्रोत की शिखर वोल्टता बताइए। हमें पता है शिखर वोल्टता ई जीरो बराबर क्या होता है √2 ई आरएमएस होता है। √2 का मान आपको पता ही है कितना होता है 1.414 होता है। ई आरएमएस का मान हमें दिया हुआ है 220, दोनों को गुणा कर लेंगे ये आ जाएगा 311 वोल्ट। किसका मान ई जीरो यानी शिखर वोल्टता का मान आ गया। सी भाग में हमसे पूछा गया था बल्ब में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, यानी हमें आई आरएमएस निकालना है। आई आरएमएस आई क्या होता है ओम के नियम से V बटा आर, यहाँ पे आई आरएमएस हो जाएगा ई आरएमएस बटे में आर। ई आरएमएस का मान है ही आपके पास 220 और आर का मान निकाल ही लिया अपन ने 484, तो 220 में 484 का भाग देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा अपने पास 0.454 एम्पियर। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखें। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 25.0 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा हुआ है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ का प्रेरक के प्रतिघात और आरएमएस धारा को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 25.0 मिली हेनरी और ई आरएमएस दिया हुआ है 220 वोल्ट और एफ है आपके पास 50 हर्ट्ज। यहाँ मिली हेनरी है, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। देखिए प्रेरणिक प्रतिघात हम जानते हैं एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं पूरे को लिख सकता हूँ 2 पाई एफ एल, राइट। ठीक है, मान रख दीजिए ये तो 2 है ही, पाई का मान अपन जानते हैं कितना होता है 3.14 होता है। एफ का मान कितना है 50 और एल का मान 25 × 10⁻³ ये कहाँ से आया, मैंने कहा ये मिली हेनरी है, इसको हमने क्या किया हेनरी में बदल दिया। तो हेनरी में बदलने के लिए क्या किया, मिली को हटाने के लिए 10⁻³ से गुणा कर दिया। इनको पूरा हल करोगे, जब इनको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 7.85 ओम। अब हमें निकालना है परिपथ में आरएमएस धारा, तो आरएमएस धारा आई आरएमएस हो गया, ये होगा आपका ई आरएमएस बटा में प्रतिरोध। यहाँ प्रतिरोध क्या है, प्रेरणीय प्रतिघाती है, तो एक्सएल का भाग दे देंगे। एक्सएल का मान आ चुका है अपने पास, तो 220 में आपको क्या करना है 7.85 का भाग देंगे। जब आप 220 में 7.85 का भाग दोगे तो 28 एम्पियर आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गई, आरएमएस धारा आ गई 28 एम्पियर। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3, यानी आपके पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 3 को देख रहे हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है एक लैंप किसी संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। डीसी एवं एसी संयोजन के लिए अपने प्रेक्षणों की प्रागुर्ती कीजिए। प्रत्येक प्रकरण में बताइए कि संधारित्र की धारिता कम करने का क्या प्रभाव होगा। देखिए लैंप बता दिया, संधारित्र के साथ कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जब हम संधारित्र को इस धारा स्रोत से संयोजित करते हैं तो संधारित्र के पूर्ण आवेशन के पश्चात परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होता भाई, जब आप संधारित्र को क्या करो दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ दो और संधारित्र के पूर्ण आवेशन के पश्चात परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं ये जो धारतीय प्रतिघात यानी एक्स होता है वो 1/ω/c होता है। क्या होता है 1/ω/c होता है और ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई एफ और इस एफ का मान डीसी में कितना होता है 0 होता है। जब एफ 0 हो गया तो नीचे 0 हो गया, किसी भी संख्या के नीचे 0 आ गया तो वो क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो प्रतिरोध क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो गया तो धारा वहाँ पे प्रवाहित नहीं होगी या नगण्य के बराबर होगी। और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं लैंप प्रकाशित नहीं होगा तथा संधारित्र की धारिता कम करने का कोई प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पे धारिता अगर आप कम करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे धारिता कम करेंगे
तो प्रतिघात और बढ़ जाएगा। वैसे तो अनंत हो ही चुका है, तो इसको कम करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। अगर आप इसकी जगह AC लेंगे तो वहां पे क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। और जब धारा प्रवाहित होगी तो लैंप क्या होगा, प्रकाशित भी होगा। इस स्थिति में संधारित्र की धारिता कम करने से धारित्र प्रतिघात जो कि अपना XC बराबर होता है 1/ωc, नीचे वाले को क्या करें, कम करेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा तो लैंप की क्या होगी, दीप्ति कम हो जाएगी, क्योंकि इस प्रतिघात को बढ़ाओगे, प्रतिघात बढ़ाओगे तो क्या होगा, धारा कम हो जाएगी, है ना। धारा कम होगी तो क्या होगा, वो कम प्रकाशमान होगा, जो बल्ब है वो अपना क्या होगा, कम प्रकाशमान होगा, यानी उसकी क्या होगी, दीप्ति कम हो जाएगी। चलिए उदाहरण नंबर 4, यहां आपसे कहा जा रहा है 15.0 माइक्रोफेरेड, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ का संधारित्र प्रतिघात और इसमें प्रवाहित होने वाली RMS एवं शिखर धारा का मान बताइए। यदि आवृत्ति को दुगना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो संधारित्र प्रतिघात और धारा के मान पर क्या प्रभाव होगा, यह भी हमें बताना है। क्या दिया गया है यहाँ पे, आपको दिया गया C 15 माइक्रोफेरेड। आप जानते हैं माइक्रो को चेंज करने के लिए क्या करोगे, 10⁻⁻6 से गुणा कर दोगे, माइक्रो हट जाएगा, ये आ जाएगा 15 × 10⁻⁻6 फेरेड। अपने को ERMS दे रखी है कितनी, 220 वोल्ट, और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। आपको ये भी ध्यान है धारित्र प्रतिघात का सूत्र ये होता है XC बराबर 1/ωc। मान रख दीजिए किसका, ओमेगा का। ओमेगा का मान कितना होता है, 2πf होता है। अब अपने पास सारे मान हैं, ये 2π का मान 3.14, f आपको पता ही है कितना दिया गया है 50, और c है अपने पास 15 × 10⁻⁻6। इनको हल करके एक में जब भाग लगाओगे लगभग अपने पास ये आएगा 212.3 ओम। तो यहाँ पे आपका धारित्र प्रतिघात कितना आ गया, 212.3 ओम। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। प्रवाहित धारा निकालना चाहते हैं तो I बराबर क्या होगा, ERMS बटा प्रतिरोध, यहाँ पे कौन सा, XC। ERMS कितना है, 220, XC अभी अपन ने निकाल लिया, दोनों का भाग लगा दें, ये आ जाएगा 1.036। ये किसका मान आ गया, IRMS का मान आ गया। अब आपको शिखर धारा चाहिए। आप जानते हो शिखर धारा I0 क्या होता है, √2 गुना होता है IRMS का, √2 से गुणा कर दें, या √2 का मान हमें मालूम है कितना होता है, 1.414 होता है। √2 का मान बच्चों हमने रखा 1.414, इसको गुणा कर दिया 1.036 से, जो कि यहाँ पे आया हुआ था अपने पास। इनको गुणा करोगे तो आपके पास ये उत्तर आ जाएगा 1.464 एम्पियर। तो ये आपकी शिखर धारा आ गई 1.464 एम्पियर, और प्रवाहित जो धारा थी IRMS वो कितनी हो गई, 1.036 एम्पियर। समझ गए होंगे बात को। आवृत्ति को दुगना करने पर क्या होगा, आवृत्ति को दुगना करने पर धारित्र प्रतिघात आधा रह जाएगा, ठीक है, और परिपथ में धारा क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। परिपथ की जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यानी आवृत्ति को दुगना करेंगे तो क्या होगा, धारित्र प्रतिघात आधा हो जाएगा और परिपथ में धारा क्या होगी, डबल हो जाएगी। चलिए बात करते हैं उदाहरण नंबर 5 की। यहाँ पे हमें कहा गया है एक प्रकाश बल्ब और एक सरल कुंडली प्रेरक एक कुंजी सहित चित्र में दर्शाए अनुसार एक AC स्रोत से जोड़े गए हैं। ठीक है, क्या कहा है, एक प्रकाश बल्ब है और एक सरल कुंडली प्रेरक है और एक कुंजी के साथ इनको जोड़ा गया है। कौन से स्रोत से, AC स्रोत से। स्विच को बंद कर दिया गया है और कुछ समय पश्चात एक लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराई जाती है। स्विच को बंद करके एक लोहे की छड़ क्या करते हैं, प्रेरक कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराते हैं। बताना है आपको, छड़ को प्रविष्ट कराते समय प्रकाश बल्ब की चमक A बढ़ती है, B घटती है, C अपरिवर्तित रहती है। कारण सहित अपने को क्या करना है, इसका उत्तर देना, यानी बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, देखिए ये मेरा डायग्राम है जो कि प्रश्न में कहा गया था। ये AC वोल्टता है, ये कुंजी है, ये अपना कहते हैं प्रेरकत्व L है, ये स्रोत है अपने पास जिसमें अपन को बल्ब दिखेगा, लाइट आएगी जाएगी तो चमकेगा या नहीं चमकेगा। देखो, लोहे की छड़ कुंडली में प्रवेशित कराने पर कुंडली के अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है उससे कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो भी बढ़ जाएगा, और कुंडली के प्रेरकत्व बढ़ने से क्या होगा, प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ जाएगा। और जब प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ेगा, प्रेरणिक प्रतिघात एक तरह से क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध बढ़ने से धारा कम होती है, मालूम है ये। तो यहाँ पे भी क्या होगा, परिपथ में धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही धारा का मान कम होगा तो बल्ब चमकेगा नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, डीम हो जाएगा, यानी उसकी जो बल्ब की दीप्ति है वो क्या होगी, कम हो जाएगी।
बल्कि दीप्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। चलिए उदाहरण नंबर 6 देखता हूं। यहां कहा गया है एक 200 ओम प्रतिरोधक एवं एक 15.0 माइक्रोफेरेड संधारित्र किसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक 200 ओम प्रतिरोधक एवं एक 15.0 माइक्रोफेरेड संधारित्र किसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी स्रोत से कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। हमें क्या चाहिए, पहला इन्होंने पूछा परिपथ में धारा की गणना कीजिए कि परिपथ में धारा कितनी बहेगी वो बताइए। फिर पूछा आपसे प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के बीच आरएमएस वोल्टता की गणना कीजिए। क्या इन वोल्टताओं का बीजगणितीय योग स्रोत वोल्टता से अधिक है, यदि है तो इस विरोधाभास का निराकरण भी कीजिए। यानी आ रहा है तो इसका हमें क्या करना है, निराकरण भी करना है। यानी दो पार्ट हो गए। तो सबसे देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये देखें तो आर बराबर हमें दिया हुआ है 200 ओम। हमें क्या दिया हुआ है, आर बराबर 200 ओम। सी कितना दिया हुआ है, सी है अपने पास 15 माइक्रोफेरेड। कितना, 15 माइक्रोफेरेड। सी आपका 15 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड को चेंज करेंगे कितना होगा, 15 इंटू 10 की घात -6। ये तो ध्यान ही है आपको। चलिए ई आर एम हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट और एफ हमें दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। एफ कितना है, 50 हर्ट्ज। अब हम ये सूत्र तो जानते हैं, परिपथ में जो धारा होगी वो क्या होगी, आई बराबर ई आर एम एस बटा क्या हो गया, जेड, है ना। यानी अपने पास क्या है, ये प्रतिबाधा है, कुल प्रतिबाधा इसमें भाग दे देंगे। जेड का मान आप जानते हैं √r² प्लस क्या होता है 1/2πfc का होल स्क्वायर होता है ना। उसको ऊपर ले गए तो -2। अपन ने खूब पढ़ा इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सबके मान रख देने हैं। आर का मान रख दीजिए, पाई का मान रख दीजिए, एफ का मान रख दीजिए, सी का मान रख दीजिए। इसको हल कर लो। हल करते ही आपके पास आई का मान आ जाएगा लगभग 0.755 एम्पियर। ऐसे ही हम निकाल लेंगे प्रतिरोध पर वोल्टता का मान, V बराबर होता है आई आर। तो आई का मान आ गया आपके पास 0.755 और आर कितना है 200। इसको सरल करोगे तो क्या होगा, 151 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब VC निकालना चाहें तो VC भी निकाल सकते हो। VC सी किसके लिए, संधारित्र के लिए, है ना, कैपेसिटर। तो ये हो जाएगा IRMS और XC को गुणा कर लेंगे। यहाँ पे R की जगह क्या होगा, XC आएगा। ये हो गया 0.755 इंटू 212। इनको सरल करेंगे तो 160.66 वोल्ट आ जाएगा। समझ गए बात को। सूत्र याद होने चाहिए, इनके जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, तभी मान रख के अपन हल कर सकते हैं। देखिए VR और VC का बीजगणितीय योग करें कितना आएगा, 151 प्लस 160.06। इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 311.06, है ना। और वोल्टता कितनी थी, 220 वोल्टता थी। तो उससे क्या हो गया, ज़्यादा आ गया, उससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो वास्तव में क्या होता है, VR और VC के मध्य π/2 का कलांतर होता है। इसलिए इनका जो बीजगणितीय योग संभव नहीं है, वरन इन्हें कलांतर के साथ जोड़ना होगा। बीजगणितीय योग डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके कलांतर में क्या है, अंतर है। तो क्या करना चाहिए, इन्हें कलांतर के साथ जोड़ना चाहिए। परिणामी वोल्टता अगर मैं निकालूं, परिणामी वोल्टता VR से का निकालेंगे तो √VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर होगा। इसको निकाला तो ये आ गया आपके पास, देखिए 151 का स्क्वायर 160.06 का स्क्वायर। हल करोगे ये आ जाएगा। इसको हल किया तो ये भी लगभग क्या आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, उस स्रोत वोल्टता के बराबर आ रहा है। तो इस तरह हमें परिणामी वोल्टता निकालना चाहिए, सीधे बीजगणितीय योग नहीं करते। चलिए प्रश्न संख्या हम देखते हैं 7, यानी उदाहरण नंबर मेरा 7। ये कह रहा है एक विद्युत शक्ति के परिवहन के प्रयुक्त होने वाले परिपथों में निम्न शक्ति गुणांक संप्रेषण में अधिक ऊर्जा का क्षय होगा निर्देशित करता है, इसका कारण समझाइए। दोबारा पढ़े प्रश्न को। विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए, यानी विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा रहा है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले परिपथों में निम्न शक्ति गुणांक संप्रेषण में अधिक ऊर्जा का क्षय होगा निर्देशित करता है, इसका कारण हमें समझाना है। देखिए ये तो हम जानते हैं, जो P होता है वो क्या होता है अपने पास, IV cos φ होता है। यहाँ पे जो cos φ होता है इसको हम कहते हैं शक्ति गुणांक। इसको क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। दी गई वोल्टता पे वांछित शक्ति की आपूर्ति के लिए यदि cos φ का मान कम होगा, cos φ का मान क्या हो, कम होगा, तो हमें उसी अनुपात में धारा का मान बढ़ाना पड़ेगा। यानी एक का कम कर दें, एक का क्या करें, बढ़ा दें, तभी तो बैलेंस हो सकता है। परंतु इससे संप्रेषण में अधिक शक्ति क्षय I²R होगा। जो क्षय होता है वो क्या होता है, I²R होता है। अब I को क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, I बढ़ा रहे हो तो I² बढ़ेगा और R से गुणा होने पे क्या होगा, क्षय अधिक हो जाएगा। तो समझ गए बात को। यानी cos φ का मान अगर कम करेंगे तो हमें I का मान बढ़ाना पड़ेगा। I का मान बढ़ाने से क्या होगा, शक्ति क्षय बढ़ जाएगा। क्लियर।
चलिए चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7B, यानी 7वें का बी पार्ट। ये कह रहे परिपथ का शक्ति गुणांक प्राय परिपथ में उपयुक्त मान के संधारित्र का उपयोग करके सुधारा जा सकता है, इस तथ्य को समझाइए। परिपथ का जो शक्ति गुणांक है साधारणतः परिपथ में उपयुक्त मान के संधारित्र का उपयोग करके इसको सुधार सकते हैं, इस तथ्य को हमें समझाना है। अपन ने मान लिया कि किसी परिपथ में धारा I वोल्टता से फाई कोण पीछे रहती है, तो इस परिपथ के लिए कोस फाई का मान क्या होगा, जानते हैं R/Z होता है। हम शक्ति गुणांक का सुधार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका मान 1 की ओर प्रवृत्त करके, इसका मान क्या हो 1 की ओर प्रवृत्त करके। अब इसका मान 1 की ओर लेके जाओ तो R और Z बराबर होने चाहिए, तभी तो ऐसा होगा, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Z का मान R के बराबर हो जाए, यह प्रयास करना पड़ेगा। यह उपलब्धि कैसे होती है इसको हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, यानी हमें क्या करना है, Z और R को बराबर लाना है। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बना रखा है, समझिए इस चीज़ को। ये मेरे I धारा है ना, ये अपना V है, समझ रहे हो, ये फाई एंगल पे इधर आई क्यू हो गया, ये इधर आई क्यू हो गया, आई क्यू इधर प्लस का इधर माइनस का। इसके दो घटक होते हैं, आपको ये चीज़ें तो पता है ही, है ना। दो घटक होते हैं आई के, एक तो कहते हैं आई पी घटक हो गया और एक क्या हो गया, आई क्यू घटक हो गया। धारा आई को हमने क्या किया, दो घटकों में विभाजित किया है। आई पी प्रयुक्त वोल्टता वी की दिशा में है, जो कि आपको दिख ही रहा है, आई पी है ना, और आई क्यू वोल्टता की लंबवत दिशा में है, ठीक है, क्लियर। आई क्यू वाटहीन घटक कहलाता है, क्योंकि धारा के इस घटक के संगत कोई शक्ति क्षय नहीं होता, है ना, कोई भी शक्ति क्षय नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वाटहीन कहते हैं। और आईपी को शक्ति घटक कहा जाता है, क्योंकि यह वोल्टता के साथ समान कला में है और इसी के साथ परिपथ में शक्ति क्षय होती है। इस विश्लेषण से क्या स्पष्ट हो गया, इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यदि हम शक्ति गुणांक में सुधार लाना चाहते हैं तो पश्चगामी वाटहीन धारा आई क्यू के बराबर अग्रगामी वाटहीन धारा आईपी द्वारा उदासीन करना पड़ेगा। आई क्यू को क्या करना पड़ेगा, आईपी से उदासीन करना पड़ेगा। इसके लिए उपयुक्त मान का संधारित्र समांतर क्रम में संयुक्त करना होगा, ताकि आई क्यू एवं आई डैश क्यू एक दूसरे को क्या कर दें, निरस्त कर दें और पी प्रभावी रूप से आईपीवी हो सकें, ठीक है। ये कार्य हमें करना पड़ेगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 8, यानी उदाहरण नंबर 8। यहाँ पे उदाहरण 8 में लिखा हुआ है 283 वोल्ट शिखर वोल्टता एवं 50 हर्ट्ज की एक ज्यावक्रीय वोल्टता एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ से जुड़ी हुई है। ज्यावक्रीय यानी साइन जैसा ग्राफ, ज्या का मतलब होता है साइन। किससे जुड़ी हुई है, एलसीआर परिपथ से जुड़ी हुई है। मान दिए हुए हैं आपको, आर का मान 3 ओम दिया हुआ है, एल का मान 25.48 मिली हेनरी है, सी का मान 796 माइक्रोफैरड है। क्या ज्ञात करना है, हमें इस प्रश्न में कुछ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहला पूछा है परिपथ की आपको प्रतिबाधा बतानी होगी। परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, स्रोत के सिरों के बीच लगी वोल्टता और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के बीच कला अंतर बताना है, ठीक है। और साथ में हमें बताना है परिपथ में होने वाला शक्ति क्षय कितना है, और डी में आपको शक्ति गुणांक पता करना है। तो चलिए एक एक चीज़ को पता करें। तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है E0 283 वोल्ट, हमें कितना दिया हुआ है 283 वोल्ट। F 50 हर्ट्ज, R 3 ओम, L आपको दिया हुआ है 25.48 मिली हेनरी। मिली को हटाना चाहते हो तो 10 की घात -3 से गुणा कर लेना, और ये C है 796 माइक्रोफैरड, माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6 से गुणा करेंगे। परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है अपन जानते हैं, Z बराबर होता है √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। देखिए XL का जो मान होता है ये होता है 2 पाई FL और XC का मान होता है 1/2 पाई FC। इनके मानों को रख दीजिए, यहाँ पे हमने सारे मानों को रख दिया। 2 पाई का मान 3.14, F आपका 50 है और L क्या है 25.48 इंटू 10 की घात -8, ऐसे इनके मानों को रखेंगे। इन मानों को रख के हल करोगे तो आपके पास क्या होगा, प्रतिबाधा Z का मान आ जाएगा 5 ओम। अब देखिए अपने पास Z का मान आ गया 5 ओम। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं, धारा व वोल्टता के मध्य कालांतर। इसका बी पार्ट देखें, धारा व वोल्टता के मध्य कालांतर। हम जानते हैं tan फाई बराबर होता है XL - XC बटा R, और फाई निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स XL - XC बटा R। XL और XC के मान है ही आपके पास, रख दीजिए। यहाँ पे इनके मानों को रखा 8 - 4, 8 में से 4 गया 4, तो ये आ गया 4/3। ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1.33। इसको जब हम टेबल में देखेंगे, सारणी में देखेंगे, ये लगभग मान होगा 53.1 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूँ धारा वोल्टता से फाई यानी 53.1 डिग्री पीछे होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं सी पार्ट को। यहाँ हमसे पूछा गया है परिपथ में शक्ति क्षय बताना है। हम जानते हैं देखो P बराबर क्या होता है,
आई स्क्वायर आर होता है, यानी आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, हमने ये लिख दिया। हम ये भी जानते हैं कि आई आर एम एस होता है आई जीरो बटे में अंडर रूट 2, तो वहाँ पे रख दिया हमने आई जीरो बटे में अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये अपने पास क्या है, आर है। अपन ये भी जानते हैं जो आई जीरो होता है वो क्या होता है, वो होता है ई जीरो बटे में जेड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आई जीरो की जगह लिख दिया ई जीरो बटे में जेड, ये अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर है, इसके स्क्वायर को खोल लिया, ये आ जाएगा ई जीरो का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 2 होता है ये जेड स्क्वायर और आर। यहाँ तक ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम पी का मान निकाल लें। अब अपन क्या करें, पी का मान निकाल लें। ये जो वैल्यू आ रही थी किसकी आ रही थी, पी की तो आ रही थी, तो मान रख दीजिए सबका। हमने सबका मान रख दिया। ई का मान है 283, स्क्वायर है इसलिए 283 इंटू 283। फिर देखिए यहाँ पे आर है, तो ये मैंने आर रख दिया, और नीचे क्या है, नीचे 2 जेड स्क्वायर है, तो ये 2 और ये जेड और ये जेड स्क्वायर, क्लियर। सबको रख दो, हल कर लो। हल करने पे आपके पास ये आएगा 480.5.3 यानी 4805.3 वाट। चलिए डी पार्ट की बात करूं, शक्ति गुणांक निकालें। शक्ति गुणांक कोस फाई होता है, और कोस फाई का मान अपन ने निकाल लिया 13.1 डिग्री, और इसको हल करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 0.6 के पास आएगा। बात करता हूँ 90 एग्जाम्पल की। यहाँ कह रहे हैं माना कि पूर्व उदाहरण में वर्णित स्रोत की आवर्ती परिवर्तनशील है। पहला पार्ट ए, स्रोत की किस आवृत्ति पर अनुनाद होगा। अब बी में पूछ रहे हैं अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा, धारा एवं क्षय शक्ति की गणना कीजिए। देखिए अनुनादी आवृत्ति आप जानते हैं क्या होता है, ओमेगा आर बराबर 1/√LC। इसका मान निकाल लिया हमने, इन सबके मानों को रखा, तो सबका मान रखा, तो रखने पे आपके पास ओमेगा आर का मान आ गया 282 रेडियन पर सेकेंड। समझ गए, यहाँ पे ओमेगा आर 1/√LC, एल का मान रख दिया हमने और सी का मान भी रख दिया जो कि पिछले प्रश्न में था। तो ओमेगा आर का मान आ गया 222 रेडियन पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी निकालें। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf, ये होता है ना अपना। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा बटा 2π, और रेजोनेंस पे चाहिए तो ये रेजोनेंस पे निकाल लिया। रेजोनेंस का मतलब बच्चों होता है अनुनाद। तो यहाँ पे हमने इसका मान रखा ये 222, ये 2π का मान 3.14, फ्रीक्वेंसी आ गई 35.35 हर्ट्ज। अनुनादी अवस्था में बी पार्ट में ले चल रहा हूँ। अनुनादी अवस्था में आप जानते हो एक्सएल और एक्ससी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक्सएल और एक्ससी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं एक्सएल में से इस एक्ससी को घटाऊंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। एक्सएल में से अगर हम एक्ससी को घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए प्रतिबाधा जेड जो कि आर के बराबर है कितनी हो गई, 3 ओम हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 3 ओम। यहाँ से धारा निकालेंगे तो धारा आई आर एम एस क्या होगा, ई आर एम एस बटे आर। मान रख दीजिए ई आर एम एस का मान आप जानते हैं, ये अपन जानते हैं ई आर एम एस होता है ई जीरो बटे में √2, हमने वो रख दिया। ये आ गया 283 बटे में 1.414 इंटू 3, इसको सरल करेंगे 66.7 एम्पियर आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अब शक्ति क्षय क्या होगा। हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर होता है। आई आर एम एस आपको मिल गया कितना, 66.7, तो यहाँ रख दिया हमने। इसका स्क्वायर करके इसको 3 से यानी आर से गुणा करके हल करोगे तो ये आएगा 13.35 इंटू 10⁻³ वाट। 10⁻³ को किलो बोल सकते हो आप, तो इसको अपन लिख सकते हैं 13.35 किलो वाट। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 10वें में कहा जा रहा है किसी हवाई अड्डे पर सुरक्षा कारणों से किसी व्यक्ति को धातु संसूचक के द्वार पथ से गुजारा जाता है। यदि उसके पास कोई धातु से बनी वस्तु है तो धातु संसूचक से एक ध्वनि निकलने लगती है। यह संसूचक किस सिद्धांत पे कार्य करता है। बच्चों कई बार आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे गए होंगे तो वहाँ पे एक मशीन सा बना होता है, उसमें से निकलना होता है। जैसे हम धातु की कोई चीज़ लोहा वगैरह लेके जाते हैं तो मशीन क्या होती है, आवाज़ करने लग जाती है। अपने को ये बताना है कि वो मशीन जो बनाए कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है। जनरली वो क्या होता है, एक तरह से कुंडली, हम उस कुंडली में से निकलते हैं। ठीक है, हमारे लिए वो क्या है, कुंडली है। धातु संसूचक एक प्रत्यावर्ती एलसी परिपथ होता है। यह परिपथ अनुनाद अवस्था में होता है, परंतु जब हम धातु संसूचक में से गुजरते हैं तो वास्तव में हम क्या होते हैं, कुंडली से होकर गुजरते हैं, तथा जेब में धातु रखा होने पर परिपथ की प्रतिबाधा परिवर्तित होती है। ठीक है, इसकी प्रतिबाधा क्या होती है, परिवर्तित होती है, जिससे परिपथ में धारा के मान में पर्याप्त परिवर्तन होता है और इन परिवर्तनों को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ संसूचित कर चेतावनी ध्वनि उत्पन्न करता है। ये कारण है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उदाहरण देखते हैं 11।
यहाँ कह रहे हैं दर्शाइए कि एलसी परिपथ के मुक्त दोलनों में संधारित्र एवं प्रेरक में संचित ऊर्जाओं का योग समय के बदलने पर भी नहीं बदलता है। देखो इसको दर्शाने के लिए मैं मान लिया संधारित्र की जो धारिता है वो C है और कुंडी का प्रेरक तो क्या ले लें, L ले लें। साथ में हम ये भी माने कि संधारित्र पे प्रारंभिक आवेश Q0 है। तब संधारित्र में जो संचित कुल ऊर्जा होगी, सूत्र अपने को पता ही है क्या होगा, Q0 का स्क्वायर बटे में 2C या हाफ Q0 का स्क्वायर बटा C होगा। और प्रेरक में जो संचित ऊर्जा होगी वो 0 होगी। एलसी परिपथ में दोलन की आवृत्ति F निकाल लेंगे 1/2 पाई अंडर LC होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा का मान क्या होता है, 1/अंडर LC होता है। यदि किसी समय t पर संदर्भ पे आवेश Q तथा परिपथ में धारा I है तो ये संबंध बन जाएगा Q बराबर Q0 कोस ओमेगा t, है ना। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे मान रख दिया किसका, ओमेगा का मान रख दिया 2 पाई f, तो ये बन गया Q0 कोस 2 पाई ft। क्लियर। I बराबर आ गया अपने पास माइनस का ओमेगा Q0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, I बराबर क्या आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया माइनस ओमेगा Q0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा का फिर से मान रख दीजिए 2 पाई f, तो ये अपने पास I का मान आ गया। देखिए t समय पे संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है जिसको UC से दिखा रहा हूँ, ये हो जाएगी हाफ Q स्क्वायर बटे C। Q का मान रख दीजिए, अभी अपने पास Q का मान आया था, ये मान हम रख देंगे। तो इस मान को रखा दिए Q0 का स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 पाई ft बटे में क्या होगा 2C होगा। इसको समीकरण 1 दे दो। प्रेरक में जो संचित ऊर्जा होती है UL, ये होता है हाफ LI स्क्वायर। ये क्या होता है हाफ LI स्क्वायर। तो यहाँ पे इन सबके मान क्या किया हमने रख दिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मानों को उठा के रख देना है। ये I का जो मान है इन मानों को उठा के यहाँ पे रख दिया, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से किसी क्षण t पे जो परिपथ की संचित कुल ऊर्जा होगी वो इसके योग के बराबर होगी, U बराबर UC प्लस UL। अब सबके मान है आपके पास, ये UC का और ये क्या है UL का। इन मानों को क्या करें, हल कर लें, सरल कर लें। इसको सरल करते ही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो हल करेंगे पूरा, भाई इसको हल तो कर ही सकते हो, जो कटता है उनको काट दीजिए। ये पूरा हल करोगे तो अपने पास ये आएगा अंदर कोस स्क्वायर 2 पाई ft प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई ft, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो अपने पास u है ये आ गया अपने पास 1/2 Q0 का स्क्वायर बटा C, यानी प्रारंभिक ऊर्जा के बराबर फिर से आ गया। तो हम कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं है, अतः कुल ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो बच्चों ये सारे हमारे उदाहरण थे। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, आगे हमारे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।